इस कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं नामी नाम की एक लड़की से, जो कि एक आम लड़की है और आम लोगों की तरह ही उसका भी दिन सुबह अपने फ़ोन के साथ ही शुरू होता है और रात को फ़ोन का इस्तेमाल करते करते ही ख़त्म होता है। तभी एक दिन जब नामी अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके बस से वापस अपने घर जा रही थी, तभी हम देखते हैं कि बस से जल्दबाजी में नीचे उतरने की वजह से नामी का फ़ोन बस में ही गिर जाता है, जिसके कुछ ही समय बाद एक अनजान आदमी उस फ़ोन को वहां से उठा लेता है। इसके बाद अगले दिन नामी की एक दोस्त का उसके फ़ोन पर कॉल आता है, जिसे वो अनजान आदमी उठाता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो खुद नामी की दोस्त से बात नहीं करता, बल्कि एक दूसरे फ़ोन से ओवर वॉइस यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई एक नकली आवाज़ से बात करता है। इसके बाद वो नामी की दोस्त को बताता है कि उसे वो फ़ोन बीती रात को एक बस में मिला था। इसके बाद नामी की दोस्त नामी के घर पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो नामी को उसके खो चुके फ़ोन के बारे में बताती है और उधर वो अनजान आदमी नामी को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वो नामी के हर सोशल मीडिया हैंडल पर उसकी हर पिक्चर, हर पोस्ट को चेक करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो आदमी इस सारी जानकारी को नोट भी करता जा रहा था कि तभी नामी के फ़ोन पर नामी का ही कॉल आता है, जो कि अपने दोस्त के फ़ोन से उससे बात कर रही थी। इसके बाद नामी उस आदमी को फ़ोन देने के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। लेकिन फ़ोन कट होने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी नामी के फ़ोन की स्क्रीन एकदम से तोड़ देता है। इसके बाद हम इस कहानी के एक दूसरे पहलू पर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस शहर के जंगल के पास पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसकी किसी ने बुरी तरह से हत्या कर दी थी। और यहाँ हम मिलते हैं जीवन से, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था और इस केस पर काम कर रहा था। छानबीन करते हुए जीवन उस जंगल में जाता है, जहां उसे एक पेड़ पर अपने बेटे का नाम लिखा दिखाई देता है। जिसके बाद जीवन को शक होने लगता है कि कहीं इस मर्डर के पीछे उसके बेटे का ही तो हाथ नहीं है। असल में जीवन का बेटा बड़ी छोटी उम्र में घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत नफरत करता था और घर से जाने के बाद वो अकेला ही रहने लग गया था। लेकिन जून यांग और उसकी माँ अब भी चैटिंग के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे और जून यांग इसी तरीके से अपनी माँ के टच में था। दूसरी तरफ नामी अपने पिता के पास उसके कैफ़े में जाती है, जहाँ उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसका फ़ोन उसे मिला है या नहीं। तभी उस कैफ़े के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसमें वही अनजान आदमी नामी को बताता है कि उसने उसका फ़ोन गलती से गिरा दिया था और इसीलिए उसने उसके फ़ोन को रिपेयर शॉप पर दे दिया है, जहां उसने उस रिपेयर की पेमेंट भी कर दी है और नामी सीधा जाकर अपना फ़ोन वहां से ले सकती है। इसके बाद नामी उस मोबाइल रिपेयर शॉप पर पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस दुकान का मालिक वही अनजान आदमी था। इसके बाद वो अनजान आदमी उस फ़ोन को ठीक करने के बहाने से उससे उस फ़ोन का पासवर्ड मांग लेता है और पासवर्ड मिल जाने के बाद वो आदमी नामी के फ़ोन में एक इलीगल स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल देता है। इसका सीधा मतलब ये था कि अब नामी के फ़ोन की हर चीज़ उस आदमी के पास पहुंच चुकी थी और वो आदमी अब हर समय नामी के फ़ोन के कैमरे से ये देख सकता था कि नामी क्या कर रही है। साथ ही वो नामी के फ़ोन के माइक से वो सब कुछ सुन सकता था जो नामी कह रही है और ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर वो नामी की सारी ज़िंदगी के बारे में नोट्स बनाता जा रहा था। तभी एक दिन वो आदमी नामी के पिता के कैफ़े में पहुँच जाता है, जहां वो पहली बार नामी से मिलता है और वहां एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, जहां वो नामी को बताता है कि वो उस कैफ़े का रेगुलर कस्टमर है। लेकिन जब ये बात नामी के पिता को पता चलती है तो उसे उस आदमी पर शक होने लगता है, क्योंकि वो आदमी आज कैफ़े में पहली बार आया था, तो फिर उसने नामी से झूठ क्यों कहा। खैर, अपनी ड्रिंक ख़त्म करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर से नामी के फ़ोन की मदद से उस पर 24 घंटे निगरानी रखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उस आदमी को सब कुछ पता चल जाता है कि जैसे नामी को क्या पसंद है, नामी के करीबी लोग कौन कौन हैं, नामी के बैंक अकाउंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, यहाँ तक कि वो नामी के घर का डोर लॉक का पासवर्ड तक जान चुका था और नामी के जीवन की सारी जानकारी वो एक नोटपैड पर लिखता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के लैपटॉप के वॉलपेपर पर उसी लड़की का चेहरा लगा हुआ था, जिसकी लाश कुछ समय पहले पुलिस वालों को मिली थी। और तभी वो आदमी अपना वॉलपेपर चेंज करके वहां नामी की तस्वीर लगा देता है, जिसका साफ मतलब ये था कि उस आदमी ने पहले एक दूसरी लड़की की हत्या की और अब बारी नामी की आ चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नामी के ऑफिस में उसकी बॉस नामी को बताती है कि वो नामी की कड़ी मेहनत की वजह से उसकी सैलरी डबल कर रही है
जिसे सुनकर नामी बहुत खुश हो जाती है और ये सब बातें वो आदमी भी सुन रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीमन अपनी पत्नी के फ़ोन को चेक करता है, जहां उसे वो सारी चैट्स मिल जाती है जहां जून यांग अपनी माँ से बात कर रहा था। उन्हीं चैट्स में से उसे जून यांग के घर का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे जून यांग के घर पर छानबीन करने के लिए पहुंच जाता है। उस घर की छानबीन करते करते जीमन को ऐसी कई सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि उस मरी हुई लड़की की लाश से मैच कर रही थी। तभी वो अनजान आदमी उस घर में पहुंच जाता है और तब हमें पता चलता है कि वो जीमन का बेटा जून यांग है। इसके बाद जून यांग अपने पिता को उसके घर में छानबीन करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो अपने पिता को मैसेज भेजता है जिसमें जीमन की बिल्कुल उसी समय की तस्वीरें थी। इसके बाद जीमन उसे घर के बाहर जाकर देखता है और जून यांग एक के बाद एक तस्वीरें भेजना शुरू कर देता है ताकि जीमन उसके घर के आसपास जून यांग को ढूंढना शुरू कर दे, और होता भी ऐसा ही है। जिसके बाद पीछे से अपने घर में जाकर जून यांग उस घर में सभी सबूतों को मिटा देता है। इसके बाद जून यांग फिर से नामी के पिता के कैफ़े जाकर वही ड्रिंक ऑर्डर करता है और इस बार जून यांग वहां आकर नामी से बात करके उससे घुलने मिलने की कोशिश करता है। लेकिन नामी के पिता को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो उस लड़के पर पहले से ही शक था, जिसकी वजह से नामी के पिता नामी को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन नामी अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वहीं नामी और उसके पिता के बीच हुई ये सभी बातें वहां बैठा जून यांग भी सुन रहा था, जिसके कुछ समय बाद जून यांग नामी के पिता के फ़ोन पर नामी के नाम से एक लिंक भेजता है और उस लिंक पर जैसे ही नामी के पिता क्लिक करते हैं तभी जून यांग उनका भी फ़ोन हैक कर लेता है। इसके बाद उसी रात को नामी की दोस्त उसके घर आती है, जिसके बाद नामी उसे बताती है कि कैफ़े में आने वाले उस आदमी को शायद वो पसंद करने लगी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जून यांग नामी के पिता के घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेता है और अब से वो नामी के पिता के घर में ही रहना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और जब नामी उठती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी, और जब वो अपना फ़ोन खोलकर देखती है तब उसे पता लगता है कि किसी ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसी की कंपनी के बारे में बहुत ही बुरा भला और गलत सलत पोस्ट कर दिया है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और इसके बाद जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां उसकी बॉस, जो कि कुछ दिनों पहले तक उसकी तारीफ करते रुक नहीं रही थी, वही आज उसे अपने ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून यांग अपने नोटपैड पर नामी के पिता और बॉस का नाम काट देता है। असल में जून यांग ने उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाई थी जो नामी के करीबी थे, और अब इस लिस्ट में सिर्फ एक ही इंसान का नाम बचा था, वो थी नामी की दोस्त। दूसरी तरफ नामी अपने साथ हुई घटना से बहुत दुखी थी, जिसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ उस शहर की एक साइबर सिक्योरिटी सेल में जाती है, जो कि उनकी रिपोर्ट्स सबूत की कमी होने के कारण लिखने से मना कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन बड़ी चालाकी के साथ जून यांग फिर से नामी से मिलने उसके कैफ़े जाता है, जहां उसे नामी और उसकी दोस्त मिलती हैं, जहां जून यांग उन्हें बताता है कि वो हैकिंग के बारे में सब कुछ जानता है। जिसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि कैसे एक हैकर उनकी जानकारी उनके फ़ोन के कैमरे का और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ले सकता है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से नामी को कैफ़े के बाहर अकेले बात करने के लिए बुलाता है, जहां वो नामी को उसकी दोस्त के खिलाफ भड़का देता है और उसे बताता है कि हो या ना हो, ये इल्लीगल स्पाईवेयर उसकी दोस्त ने ही उसके फ़ोन में इंस्टॉल किया होगा। जिसके बाद नामी को भी अपनी दोस्त पर शक होने लग जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और नामी की दोस्त उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। उधर फिर से जंगल के किनारे पुलिस को 6 लड़कियों की लाशें और मिलती हैं, जिसके बाद उन सभी मर्डर्स का शक जीमन को अपने बेटे पर ही होता है। तभी जीमन के साथी को उसके बेटे की मोबाइल रिपेयर शॉप का एड्रेस मिलता है, जिसके बाद जीमन अपने साथी के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि जून यांग ने वहां से भी ज़्यादातर सबूत मिटा दिए थे। लेकिन तभी उन्हें वहां 8 कस्टमर की रिसिप्ट मिलती है, जिसका मतलब ये था कि पिछले 8 सालों में सिर्फ 8 ही लोग जून यांग के दुकान पर आए थे। लेकिन तभी ध्यान से देखने पर जीमन समझ जाता है कि सभी कस्टमर वही लड़कियां हैं जिनका जून यांग ने मर्डर किया था, और अब 8वां नंबर नामी नाम की लड़की का होने वाला है। दूसरी तरफ नामी को कैफ़े में बैठे हुए एहसास होता है कि उसका फ़ोन रिपेयर होने के लिए भी तो गया था, तो कहीं उस दुकान वाले ने ही तो उसका फ़ोन हैक नहीं कर लिया, और इसी बात का पता लगाने के लिए वो भी उस मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में पहुंच जाती है।
जहां वो जीवन और उसके साथी पुलिसकर्मी से मिलती है। इसके बाद वो दोनों पुलिस वाले नामी को सारी बात समझाते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और नामी उस प्लान के अनुसार जून यांग को अपने घर बुलाती है। लेकिन जैसे ही जीवन अपने बेटे जून यांग को पकड़ता है, तब हमें पता चलता है कि वो आदमी जीवन का बेटा है ही नहीं, जिसके बाद वो उसे वहाँ से जाने देता है। इसके बाद जीवन नामी को उसके पिता के घर छोड़ता है, जहाँ नामी उन्हें बताती है कि अगर वो रात को कॉल ना करे तो इसका मतलब वो खतरे में है। अपने पिता के घर पहुंचकर नामी चुपचाप एक अलग कमरे में जाकर सो जाती है, क्योंकि वो अपने सोते हुए पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी नामी को उस आदमी का कॉल आता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो आदमी उसी घर में मौजूद है। इसके कुछ समय बाद वो आदमी नामी के सामने आता है, जहां नामी उससे अपने पिता के बारे में पूछती है। जिसके बाद वो आदमी नामी से जीवन को मैसेज करके ये बोलने को कहता है कि वो वहाँ ठीक है और अब वो उनसे कल बात करेगी। दूसरी ओर जीवन को पता चलता है कि उसके बेटे जून यांग की लाश पुलिस डिपार्टमेंट को मिली है, जो कि करीब 1 साल पहले ही मर चुका था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो आदमी जून यांग को मारकर उसके नाम से ज़िंदगी जी रहा था, ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। उधर नामी के पिता के घर पर वो आदमी नामी को भी बंदी बना लेता है, जहाँ नामी देखती है कि उसके पिता बाथ टब में बेहोश पड़े हैं और वो आदमी उन्हें लगातार टॉर्चर करता जा रहा था। जहां नामी उस आदमी से अपने पिता की ज़िंदगी की भीख मांगती है, लेकिन वो आदमी कुछ ही देर बाद नामी के भी हाथ पांव बांधकर उसे भी उसके पिता के साथ उस बाथ टब में डाल देता है और उस बाथ टब को पानी से भर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन तभी जीवन अपने साथी के साथ उस घर में आ जाता है और उस आदमी को खूब मारता है और उसे वहीं हथकड़ी से बांध देता है। वहीं जीवन और उसके साथी वहां जाकर नामी और उसके पिता को बचाते हैं, जिसके बाद नामी गुस्से में आकर उस पुलिस ऑफिसर की गन ले जाकर उस आदमी को शूट कर देती है और वहीं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद पुलिस नामी और उसके पिता को हॉस्पिटल ले जाती है और इस तरह उन दोनों की जान बच जाती है। तो ये थी अनलॉक फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।